अब इस भाग में मैं पाठ 17 ठेले पर हिमालय के आगे के भाग को लेकर आई हूँ। आइए इसके आगे के भाग को देखते हैं। जब यह हिमालय से ढका हुआ पर्वत जब लेखक और उनके बाकी जो सहयोगी थे जब वह देख लेते हैं तो उसके बाद बताते हैं कि सूरज अब ढलने लगा था। धीरे धीरे जो ग्लेशियरों के बारे में बताते हैं, जो बड़े बड़े चट्टान थे बर्फ़ के, वह धीरे धीरे जैसे पिघलने लगे हों। अब वह बोलते हैं कि धीरे धीरे दिन ढलने लगा और हम सभी मित्र उठकर पैर हाथ धोकर चाय पीने के लिए चले गए। इस तरह अब शाम होने लगी, अब धीरे धीरे रात आगे बढ़ने लगी और वह बताते हैं कि अब चांद निकलने लगा और फिर हम सब बाहर निकले, मतलब उस दृश्य को देखने के लिए बाहर निकले। वहाँ पर लेखक बताते हैं कि बाहर का दृश्य बहुत ही शांत था, जैसे हमारे मन में जो हिम के पर्वतों को, मतलब बर्फ़ के पहाड़ों को देखने के लिए हमारे मन में जो बेचैनी थी, जैसे वो हमारी बेचैनी अब ख़त्म हो चुकी हो। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि वह आराम कुर्सी में बैठ जाते हैं और इतना जो बाहर का सुंदर दृश्य था वह दृश्य वह देखने लगते हैं। यहाँ पर कुर्सी पर बैठकर उनके मन में वह खुद से सोचने लगते हैं कि मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है। मतलब उनके मन में जो अलग अलग कल्पनाएं थीं, वह कल्पनाओं को वह लिख कर नहीं बता पा रहे थे। तो वह कहते हैं कि इस हिमालय को देखकर कितने लोगों ने, कितने लेखकों ने, कवियों ने कई कई कविताएं लिखी, लेकिन इन्हें देखकर मेरे मन में एक कविता तो क्या, एक पंक्ति भी नहीं लिख पा रहा हूँ। वह फिर बताते हैं कि यह पर कुछ नहीं, यह सब कितना छोटा लग रहा है। वह बोलते हैं कि यह सब तो बहुत छोटी बात है इस हिम सम्राट के सामने। मतलब यह कविता वगैरह जो नहीं कर पा रहे हैं, वह बोलते हैं तो यह बहुत छोटी बात है, यह बड़े बड़े जो पहाड़ है, बर्फ़ के पहाड़ हैं, उसके समक्ष है। वह धीरे धीरे उन्हें लगा कि मन के अंदर भी बादल जो घटा उनके मन के अंदर जो बादल छाए हुए थे, जैसे इस हिम के पर्वतों को देखने के बाद वह छट गए हैं। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है। वह बताते हैं कि आगे यहाँ पर सभी एक जगह बैठे हुए रहते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये हिम के बड़े बड़े पहाड़ पर्वत हैं, वो मेरे भैया हैं और मैं उनका छोटा भाई हूँ। वह मुझे नीचे खड़ा हुआ देखकर मुझे कुंठित और लज्जित न होने देने के लिए मुझे उत्साहित करते हुए कहते हैं, स्नेह भरी चुनौती भी दे रहे हैं और हिम्मत है, आगे उठोगे। वह जैसे मुझे प्रोत्साहित करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हें हिम्मत है तो आगे बढ़ो और आगे उठो। यहाँ पर अचानक और सहसा सन्नाटा तोड़कर, यहाँ पर ये सब सोचते ही रहते हैं धर्मवीर भारती, कि तभी बोलते हैं कि अचानक उस शांत भाव को, उस सन्नाटे को तोड़ते हुए सेन रविंद्र की कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाने लगते हैं, पंक्तियाँ गाने लगते हैं, जिससे सभी की नींद टूट जाती है, सभी सक्रिय हो जाते हैं। वह अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद आदि जैसे हम में झलक पड़ रहा था। सबसे अधिक खुश था सेन। यहाँ पर बोलते हैं कि जिस प्रकार बच्चे को खिलौने मिलने के बाद में वह बहुत अधिक खुश हो जाता है, उसी प्रकार इस पर्वतों को देखकर यह बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। और जैसे छोटे बच्चे चंचलता के साथ उछल कूद करते हैं, उसी प्रकार इनकी खुशी को देखकर लग रहा था जैसे वो चंचल हैं और चिड़ियों के समान चहचहा रहे हैं। वह बोलते हैं, यहाँ पर उनकी बातों को सुनकर भाई साहब हम तो वंडर स्ट्रक है, मतलब आश्चर्यचकित हैं कि यह ईश्वर की क्या क्या इस अद्भुत लीला है। मतलब उस पहाड़ को देखकर कहते हैं कि यह इनकी अद्भुत लीलाएं हैं। यह उनकी बातों को सुनकर हम हंस पड़ते हैं, हमारी हंसी खत्म भी नहीं होती है कि वह सिर के बल खड़े हो जाते हैं और वह उनकी इस क्रिया को देखकर हम सभी की हंसी छूट जाती है। वह कहते हैं कि ईश्वर की बनाई हुई इस प्रकृति को वह हर दृष्टि से देखना चाहते हैं। यहाँ पर पर्सपेक्टिव शब्द आया हुआ है, जिसका मतलब है हर दृष्टि, मतलब दृष्टिकोण से, अलग अलग नज़रिए से वह ईश्वर की इस बनाई हुई अद्भुत लीला को देखना चाहते हैं।
यहाँ पर आगे लेखक कहते हैं कि दूसरे दिन घाटी में उतरकर हम 12 मील पैदल चलकर बैजनाथ जाते हैं, जहाँ गोमती बहती है। वह बताते हैं कि गोमती के उज्जवल ज्वल राशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुँचे, कैसे पहुँचे, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंटा। मतलब वह जो केवल सुना करते थे, जिसका एहसास वह सोचते थे कि वह नज़दीक जाकर करेंगे, वह आज उनका वो जो सपना था, जो इच्छा थी, वह इच्छा उनकी पूरी हो चुकी थी। उसमें डूबा नहीं। वह बोलते हैं कि वह उसे जी भर के नज़दीक से देखते हैं। वह बताते हैं कि आज भी उसकी वो याद आती है, जो मन पिरा उठता है, मतलब मन में दर्द होती है। अब वह बताते हैं कि जब वह अब लौट चुके हैं वहाँ से, तो वहाँ पर जाने के, वहाँ पर दोबारा उस चीज़ को देखने के, नज़दीक से देखने की जो इच्छा है, उसे याद करके उनका मन दर्द से भर उठता है। वह कहते हैं कि कल ठेले के बर्फ को देखकर मेरा मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गया था, उसके बर्फ को यादों को याद करते हुए पुरानी स्मृतियों में डूब गया था, मेरा मन भी उसकी दर्द को समझता है। वह बताते हैं कि जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसते हैं, तो वह उस दर्द को भूलने का ही एक बहाना है। वह बताते हैं कि वे बर्फ की ऊंचाइयां बार बार बुलाती हैं, और हम हैं कि चौराहे पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। किसी ऐसे ही क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिरकर ही तो तुलसीदास ने नहीं कहा था, कबहू खो यही रहीने रहोगो, मैं क्या कभी ऐसे ही रह सकूंगा। ये तुलसीदास जी की दोहे के एक लाइन के बारे में बताते हुए कहते हैं, वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर, और तब मन में आता है कि फिर हिमालय की किसी के हाथ संदेश भेज दूं। मतलब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि फिर हिमालय को एक संदेश भेजूं कि नहीं बंधु, जाऊंगा मैं, फिर लौटकर वहीं जाऊंगा, उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा निवास है, वहीं मेरा मन रमता है, मैं करूँ तो क्या करूँ। मतलब मेरा मन वहीं रहने के लिए चाहता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ इस तरह से ये जो हिमालय ठेले पर हिमालय पाठ था, ये पूरा होता है। ये आपका पाठ पूरा होता है। एक बार इस पाठ को आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यह एक बहुत अच्छा हिमालय के बारे में, हिमालय जो बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ है, उसके बारे में बताया गया है। धन्यवाद।